ये स्कीम ऊपर से इस वक्त प्रेशर बना हुआ है। इसके बाद ये स्कीम जा रही है दूसरी, अगर स्मॉलर साइज या जो भी सुविधा है डाइट फैसिलिटी वो यहाँ। इसके बाद हमारे पास फैब्रिक डाइट, कपड़ा डाइट, नॉन डाइट के साथ अगर इसको धोना है यहाँ से हम सप्लाई करके ये कनेक्शन हो जाता है। तो लिहाजा ये सर ये यहाँ पे दूसरों की कपड़ा है सर, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर है जो पर्दे बनाने के काम, वो शीट्स वगैरह बनाना शिला सर। आई विश कि आप प्रोडक्ट एक ड्रॉप्स कर लेते सर, एक प्रोडक्ट ड्रॉप्स कर लेते बिकॉज सारे प्रोडक्ट लाइव है सर। आप पहले बता दीजिए सर, बिकॉज हमने जो साइट बनाई है इट इज़ अपना प्रोडक्ट क्या है। तो आप सब लोग से जैसे कि कहा गया है कि सबसे पहले हम यहाँ पे काम होता है चेन स्टिच। आप सब लोग जो पीछे खड़े हैं प्लीज आप सब बैठ जाएं। एक जो सीट आराम से अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं। हमारे मेहमान यहाँ पर आ चुके हैं और आपको जो तोहफा मिलना था उसका इनॉग्रेशन भी हो चुका है। तो बस यही है कि आप सब लोग जो पीछे खड़े हैं वो भी बैठ जाएं। थोड़ी देर में हम आज के कार्यक्रम को शुरू कर रहे हैं। तो जैसे कि मैंने इंस्ट्रक्शंस आपको बता दी है कि हम थोड़ी देर में के लिए सब लोग खड़े हो जाए। मैं समझता हूं कि अच्छे प्रशासन का सबसे पहला और महत्वपूर्ण दायित्व है आम नागरिकों के जीवन में सुधार लाना। कार्यक्रमों के माध्यम से, नीतियों के द्वारा उनके कल्याण की सबसे बड़ी जिम्मेदारी प्रशासन के हर एक डिपार्टमेंट की होती है। जितनी भी योजनाएं, चाहे वो भारत सरकार की हों या जम्मू कश्मीर प्रशासन की हों या अनंतनाग के डीसी साहब के दफ्तर में हों, जितनी भी योजनाएं बनाई जाती हैं, मैं समझता हूं कि उसका लक्ष्य एक ही होता है कि योजनाएं उन वर्गों तक पहुँचें जो सालों से इसका इंतज़ार कर रहे थे और इन योजनाओं के कारण आवाम के जीवन में बदलाव आ सके। मैं अगर कलाकार की बात करूं, आर्टिजन की बात करूं, तो मोटे तौर पर जम्मू कश्मीर के समाज का वो मुख्य रूप से दर्पण है। उसके कंधों पर सिर्फ आजीविका का बोझ नहीं होता, बल्कि संस्कृति और परंपरा के मूल तत्वों को भी जीवित रखने की जिम्मेदारी होती है। 2014 के बाद इस देश में एक बड़ा बदलाव आया और केवल राजनीतिक रूप से नहीं, बल्कि देश की कार्य संस्कृति में बड़ा बदलाव आया और उसका असर देश के हर हिस्से में दिखाई पड़ा और जम्मू कश्मीर में भी दिखाई पड़ रहा है। भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में अनेक ऐसे कार्यक्रम शुरू किए गए जिनका उद्देश्य लोक संस्कृति को पुनर्जीवित करने के साथ साथ देश भर में हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम सेक्टर से जुड़े 2.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों के जीवन में बदलाव लाकर उन्हें आर्थिक विकास की मुख्य धारा से जोड़ना था। जम्मू कश्मीर में भी सैकड़ों वर्षों से पारंपरिक कलाओं ने विश्व के हस्तशिल्प बाजार में अपनी एक विशेष पहचान बनाई थी, लेकिन प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हजारों परिवार जो समाज के कमजोर वर्गों, गरीब वर्गों से आते थे, ऐसी योजनाओं का रास्ता देख रहे थे जो उनके जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सके। आज जिस मारतंड चेन स्टिच एवं
क्रूल एम्ब्रॉयडरी क्लस्टर का उद्घाटन हुआ है, मैं मानता हूं कि वह उसी दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। मैं इस क्लस्टर से जुड़े सभी आर्टिजन और विशेष रूप से रानीपुरा तथा आसपास के गांव के नागरिकों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। स्फूर्ति के इस क्लस्टर द्वारा जिन 30-31 इलाकों के आर्टिजन को लाभ होगा, वो जम्मू कश्मीर के हस्त कौशल की गौरवशाली परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं और इस योजना को शुरू करके आज गौरवान्वित हम सब महसूस कर रहे हैं। लाखों लोगों के जीवन में रंग भरने वाले कलाकारों के हम बहुत आभारी हैं और आपके परिवार के विकास के लिए ठोस उपाय करके मैं समझता हूं खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड ने अपना नैतिक दायित्व का निर्वहन किया है। मित्रों, मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि हस्तशिल्प से जुड़े सभी कारीगरों की पूरी संख्या की जानकारी 2 साल पहले प्रशासन के पास नहीं थी, लेकिन अब इसकी गणना का काम शुरू हुआ है। सेंसस का 10-15 दिनों में इसका परिणाम आ जाएगा, लेकिन अभी जो प्रारंभिक डाटा है, प्रिलिमिनरी डाटा है, उसके मुताबिक लगभग 4 लाख आर्टिजन जम्मू कश्मीर में हैं। 2,80,000 आर्टिजन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ रजिस्टर्ड हैं। हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट ने अनुमान लगाया है कि करीब 14-15 लाख लोग होंगे जम्मू कश्मीर में जिनकी आजीविका इस कला पर निर्भर है, और उनकी तरक्की के लिए जम्मू कश्मीर खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड, जम्मू कश्मीर प्रशासन तथा भारत सरकार की खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन ने इस सेक्टर को रिवाइज करने के लिए अनेक महत्वपूर्ण काम शुरू किए हैं। अभी डॉक्टर हिना भट्ट जी ने बहुत विस्तार से बताया है। मैं कुछ आंकड़े अगर आपके सामने रखूं तो मुझे लगता है तस्वीर ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगी। 2021-22 के वित्तीय वर्ष में KVIC के प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के अंतर्गत जम्मू कश्मीर ने देश में सबसे ज़्यादा, मैं फिर जोर दे के कह रहा हूँ कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा 21,640 मैन्युफैक्चरिंग तथा सर्विस यूनिट की स्थापना की थी। और जानते हैं दूसरे स्थान पर कौन राज्य था? देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, और उतने बड़े राज्य में महज 12,554 12,594 यूनिट्स स्थापित की गई, जबकि जम्मू कश्मीर में 21,640। तीसरे स्थान पर रहने वाला जो प्रदेश है वो मध्य प्रदेश है, और उसने 8,082 यूनिट 8,082 यूनिट्स स्थापित किए। और देश में चौथे स्थान पर रहने वाला राज्य तमिलनाडु है, जिसने पिछले फाइनेंशियल ईयर में 5,972 यूनिट स्थापित किए, 5,978। ये आंकड़े खुद इस बात की गवाही देते हैं कि इस कार्यक्रम के परफॉर्मेंस में जम्मू कश्मीर देश में सबसे आगे है। और इसके लिए मैं हिना भट्ट साहिबा को, पूरे खादी विलेज इंडस्ट्री के जुड़े हमारे प्रशासन के सभी साथियों और इंडस्ट्री सेक्रेटरी विवेक भारद्वाज जी को, सबको हृदय से बधाई देना चाहता हूँ। मित्रों, सिर्फ यूनिट स्थापित करने में नहीं, बल्कि इस कार्यक्रम के माध्यम से सबसे अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करने में भी जम्मू कश्मीर देश में नंबर 1 पोजीशन पर है। पिछले वित्तीय वर्ष में सिर्फ KVIC के PMEGP कार्यक्रम के अंतर्गत 1.73 लाख नए रोजगार जम्मू कश्मीर में पैदा किए। देश के सभी राज्यों तथा यूटी से ये काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप पिछले सालों की तुलना करेंगे तो KVIC के PMEGP के अंतर्गत 2008 से 2014 के बीच जम्मू कश्मीर में मात्र 10,401 विलेज यूनिट स्थापित की गई थी, जबकि 2014 से और पिछले फाइनेंशियल ईयर तक 52,116 यूनिट स्थापित की गई। अगर KVIC के PMEGP के मार्जिन मनी या सब्सिडी को देखें
तो 2008 से 2014 तक यह मात्र 145 करोड़ रुपए था, जबकि 2014 से 2021 के बीच ये कुल मिलाकर 1080 करोड़ रुपए मार्जिन मनी सब्सिडी के रूप में जम्मू कश्मीर के आर्टिजन्स को वितरित की गई। मित्रों, 2008 से 2014 के बीच पीएमईजीपी के अंतर्गत मात्र 85,719 नए रोजगार सृजित किए गए थे। 2008 से 2014 85,719 और 2014 से 2021 के बीच 4.10 लाख। कल्पना कीजिए कि आंकड़ा कितना बड़ा है। ये आंकड़े इस बात को साबित करते हैं कि जम्मू कश्मीर नए संकल्पों के साथ पीस और प्रॉस्पेरिटी तथा गुड गवर्नेंस के माध्यम से यहाँ की आवाम के जीवन में बदलाव लाने की पूरी शिद्दत से कोशिश कर रहा है और जो उदीयमान जम्मू कश्मीर के सांस्कृतिक और बौद्धिक परंपरा को भी सुदृढ़ बनाएगा। मित्रों, सबसे प्रसन्नता की बात यह है कि केवीआईसी के साथ साथ जम्मू कश्मीर खादी एवं विलेज इंडस्ट्री बोर्ड ने भी पिछले वित्तीय वर्ष में जो टारगेट था, जो लक्ष्य था, उसका 5 गुना बड़ा लक्ष्य प्राप्त किया। जो टारगेट फिक्स किया था उसका 5 गुना बड़ा। पीएमईजीपी के अंतर्गत 1008 मैन्युफैक्चरिंग तथा सर्विस यूनिट का लक्ष्य रखा गया था और जम्मू कश्मीर खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड ने 5,851 यूनिट का लक्ष्य हासिल किया, जिसमें लगभग 47,000 नए लोगों को रोजगार मिला। मैं इसे मात्र रोजगार का सृजन नहीं मानता, बल्कि मैं समझता हूं कि जितनी भी यूनिट्स स्थापित की गई हैं वो स्वावलंबन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ साथ श्रम और कला का भी सम्मान है। मुझे लगता है कि जनता को ये जानना जरूरी है कि उनके कल्याण के लिए केंद्र सरकार ने पहले भी पैसा दिया था, लेकिन कितना पहुंचता था मैं आप पर छोड़ता हूं, आप इसका विश्लेषण करिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2017-18 में देश के अन्य हिस्सों में प्रति व्यक्ति 8,227 रुपया दिया था, लेकिन जम्मू कश्मीर में उसी साल 2017-18 में ही प्रति व्यक्ति 27,438 रुपये भेजे गए थे। यानी देश के बाकी हिस्सों को जो पैसा दिया था भारत के प्रधानमंत्री जी ने, लगभग उसके 3 गुना पैसा जम्मू कश्मीर के लोगों को दिया। उस पैसे का क्या हुआ, कितने काम हुए, यह मुझे लगता है कि आपको विचार करने की आवश्यकता है। एक बड़ा बदलाव 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में आया है और मैं कह सकता हूं कि जनता के कल्याण के कार्यक्रम सामान्य आदमी के जीवन स्तर में परिवर्तन और बुनियादी सुविधाएं जुटाने के लिए काम करने की कोशिश की जा रही है। अब ऐसी व्यवस्था बनाई है कि आप स्वयं अपने मोबाइल फ़ोन पर बीम एम्पावरमेंट के माध्यम से रानीपुरा के लिए या अचबल के लिए कितना पैसा आया है और कितना पैसा खर्च हुआ है, आप खुद देख सकते हैं। ये व्यवस्था अब जम्मू कश्मीर में चल रही है। मैं समझता हूँ कि ये गुड गवर्नेंस की, अच्छे प्रशासन की नई सुबह है, एक नई जागृति है जो शहरों तथा गांवों में रहने वाले आम नागरिकों को असीम संभावनाएं प्रदान कर रही है। अब प्रोजेक्ट लैंग्वेजिंग नहीं होते। मैं आया था तो मैंने पहली बार सुना कि लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट। हमने कहा ये क्या होता है? कहा साहब ये 20 साल पहले शुरू हुआ था, बन नहीं सका, इसलिए ये योजना शुरू की गई। अब प्रोजेक्ट समय सीमा के भीतर पूरा हो, इसकी कोशिश की जा रही है। अगर पुराने आंकड़े देखेंगे आप तो इस बात का जिक्र मैं बार बार करता हूं और आज मुझे करना जरूरी समझ में आता है कि 2018-19 के वित्तीय वर्ष में, फाइनेंशियल ईयर में, यूटी कैपेक्स में 67,000 करोड़ खर्च किए गए
और प्रोजेक्ट पूरे हुए 9,229 9,229। अगले फाइनेंशियल ईयर में उससे ये सिस्टम में जब बदलाव किया गया तो उसका लाभ क्या हुआ कि 4,000 करोड़ कम खर्च हुआ, 63,000 करोड़ कम खर्च हुआ और प्रोजेक्ट पूरे हुए 21,943। मुझे याद है लोग कहते हैं साहब ये कौन सी व्यवस्था है, ये तो टेंडर हर चीज में हो रहा है, ट्रेजरी पेमेंट नहीं कर रही है जब तक कि जियो टैगिंग नहीं हो जा रही है, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के बिना काम नहीं शुरू। तो एक यहाँ प्रचार किया गया कि ये तो लग रहा है कि अब काम यहाँ होगा ही नहीं, लेकिन इस ट्रांसपेरेंसी के कारण, इस नई व्यवस्था के कारण काम की रफ्तार बढ़ी है। और मित्रों, मुझे बताते हुए खुशी है कि अभी जो पिछला वित्तीय वर्ष रहा है उसमें 50,700 से ज़्यादा प्रोजेक्ट पूरे हुए, यानी पहले की तुलना में काम की रफ्तार 4 गुनी 5 गुनी बढ़ गई है और लागत भी कम हुई है। 2019 के पहले जम्मू कश्मीर में प्रतिदिन 6 किलोमीटर सड़क बनती थी, डेली 6 किलोमीटर। आज हम 20 किलोमीटर सड़क रोज बना रहे हैं, ये हमारी प्रगति है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY 13वें स्थान पर हम हुआ करते थे 19 के पहले, अब देश में तीसरे और चौथे स्थान पर हम हैं, और वो भी जो सबसे हमारे आगे, हमसे केवल 2 किलोमीटर आगे ज़्यादा सड़क बना करके हमसे कई लोग आगे हो गए। अगर मैं मैक्सिमाइजेशन की बात करूं तो 2,000-2,500 किलोमीटर मैक्सिमाइजेशन होता था, अब लगभग 7,500 किलोमीटर हर साल मैक्सिमाइजेशन यहाँ हो रहा है। किसानों के आय की बात मैं करूं तो आज हम देश के 5 शीर्ष राज्यों में टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स में आ गए, और पंजाब और हरियाणा के बाद सबसे ज़्यादा आमदनी जम्मू कश्मीर के किसान की है। ये 2-3 वर्षों में बड़ा बदलाव हुआ है। हर साल, अभी चेयरमैन साहब को मैं सुन रहा था, डिस्ट्रिक्ट अपेक्स चेयरमैन साहब ही पारित करते हैं। मैं जब आया था मुझे याद है उस साल 5,134 करोड़ का डिस्ट्रिक्ट अपेक्स का बजट हमने पारित किया था। उसके अगले साल दुगना से ज़्यादा बढ़ गया, 12,600 करोड़ रुपए का। और मित्रों, इस वित्तीय वर्ष में जो डिस्ट्रिक्ट अपेक्स को बढ़ाया गया है वो 22,126 करोड़ हो गया है। तो अनंतनाग में भी 5,136 की जगह 22,126 का हिस्सा, मैंने 3 गुना कितना बढ़ा है चेयरमैन साहब? 3 गुना से ज़्यादा। तो 3 गुना से ज़्यादा पैसा अनंतनाग जिले को डिस्ट्रिक्ट अपेक्स में मिला है। मैं ढेर सारे आंकड़े हैं, मैं उसको मुझे लगता है कि कहने की ज़रूरत नहीं है। अनेक क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर ने काफ़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। बिजली के क्षेत्र में भी मैं कह सकता हूं कि पहले की तुलना में हमारी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटी काफ़ी हद तक बढ़ गई है, और वो स्थिति जल्द ही आ जाएगी कि 24 घंटे हम बिजली दे सकते हैं। लेकिन एक निवेदन मैं आवाम से करना चाहता हूँ कि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं चल सकती कि हमें सुविधा तो चाहिए लेकिन सुविधा का शुल्क हम नहीं देंगे। ये व्यवस्था देर तक नहीं चल सकती। तो मेरा विनम्रतापूर्वक आपसे आग्रह है, अच्छी सुविधा के लिए कुछ तो जेब ढीली करनी पड़ेगी। और उन लोगों का क्या गुनाह है जो बिजली के लिए बिल भुगतान करते हैं लेकिन उन्हें भी परेशानी होती है। मीटर लगाने का काम हम लोग शुरू किए हैं। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता कि मीटर अनिवार्य रूप से लगवाइए। और मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि अगर गरीब आदमी है, किसान है, मजदूर है, तो वो प्रशासन की जिम्मेदारी है, उसे हम सब्सिडी देंगे। लेकिन जो लोग भुगतान कर सकते हैं, मुझे लगता है उन्हें भुगतान करना चाहिए, तभी सेवाएं दी जा सकती हैं। डिस्ट्रिक्ट अपेक्स के अंतर्गत पिछले साल अनंतनाग जिले में 3,000 प्रोजेक्ट पूरे हुए, सही कह रहा हूं ना? और 1068 करोड़ रुपए विकास कार्यों पर अनंतनाग में खर्च किए। इस बार जो इन लोगों ने लक्ष्य रखा है, चेयरमैन साहब और डीसी साहब ने,
वो 3200 प्रोजेक्ट्स का रखा है। 23 मार्च को मैं अनंतनाग आया था। उस दिन 177 करोड़ रुपए की लागत से 6 ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करने का अवसर मुझे मिला था। ये वर्षों पहले पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हो सका था। 1 साल में तीव्र गति से बिजली पीडीडी के हमारे सहयोगियों ने काम किया और उसे जनता को समर्पित किया। मीर बाजार के ग्रिड सब स्टेशन की कैपेसिटी ऑगमेंटेशन का इंतजार 10 साल से यहाँ के लोग कर रहे थे, उसे भी पूरा कर दिया गया है और आज अनंतनाग, कुलगाम और पुलवामा जिले के 8 लाख लोगों को इसके कारण फायदा पहुंचा है। मट्टन ग्रिड सब स्टेशन का भी कैपेसिटी ऑगमेंटेशन वर्षों से नहीं हुआ था, उसे भी पूरा कर दिया गया, जिससे लगभग 2 लाख लोगों को लाभ मिलेगा। और हम कोशिश कर रहे हैं कि अधिक बिजली और रिलायबल बिजली, क्वालिटी पावर लोगों को दी जा सके। मैंने जैसा बताया, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के क्षेत्र में कैपेसिटी पर पहले काम नहीं हुआ था, अब हम सब काम कर रहे हैं। ट्रांसमिशन के क्षेत्र में 3000 MVA हमारी वृद्धि हुई है और डिस्ट्रीब्यूशन के क्षेत्र में 3829 MVA की वृद्धि अतिरिक्त कैपेसिटी जोड़ने में हम सफल हुए हैं। बीमार लोग पड़ते थे, एम्बुलेंस के लिए परेशान होते थे, अब 102 और 108 ये जो हेल्पलाइन है, 211 एम्बुलेंस आज जम्मू कश्मीर में 24 घंटे उपलब्ध हो रही हैं। किसी भी मरीज की सेवा के लिए वो आधे घंटे में पहुंच जाती हैं। ऐसे अगर मैं समय लूं तो 2 घंटे में बता सकता हूं कि ये 2-3 वर्षों में क्या क्या बदला है। जम्मू कश्मीर जन केंद्रित कार्यों ने एक जो बड़ी खाई थी उसे भरने का प्रयास किया है। एक आध बात और कह के मैं खत्म करूंगा। बाढ़ आई थी 2014 में, फ्लड, याद है आप लोगों को। श्रीनगर में एक सिल्क वीविंग फैक्ट्री थी, बंद हो गई थी, अनेक लोगों को दिक्कतें थी। उसे 24 करोड़ खर्च करके उसे पिछले साल पुनर्जीवित कर दिया गया है। अब कलाकार या हमारे भाई बहन जो काम करते हैं, जो उस पर आश्रित हैं, वो अब उसका लाभ ले रहे हैं। ग्लोबल कंपटीशन के युग में मार्केट में बड़ा भारी बदलाव आया है और उसी तरह कस्टमर की प्रोफाइल भी काफ़ी बदली है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी भी उस जगह की वजह से जानी जाती हैं। जैसे आज भी कोई पश्मीना की बात कहीं करता है तो कश्मीर की तस्वीर उभरती है। सिल्क के मामले में हम थोड़ा पिछड़ गए हैं। ऐतिहासिक विरासत के बावजूद मार्केट में पूरी तरह से अपनी प्रभावी उपस्थिति हम नहीं दर्ज करा पाए, लेकिन आज भी हमारी प्राथमिकता है कि मार्केट के हिसाब से डिज़ाइन हो, इनोवेशन हो और कश्मीर फिर से एक बार सिल्क के लिए भी पूरे देश और दुनिया में जाना जाए। इसकी कोशिश हम आने वाले दिनों में करने वाले हैं। मित्रों, पहले आर्टिजन क्रेडिट कार्ड के द्वारा हस्तशिल्प के कलाकारों को 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद, यही लिमिट थी, मैक्सिमम लिमिट थी, उसे बढ़ाकर हमने 2 लाख रुपए कर दिया है और कुल 2225 आर्टिजन को ये सहायता मुहैया भी कराई गई है। 2118 हस्तशिल्प कलाकारों को मुद्रा योजना का लाभ भी मिला है। लगभग 1.5 लाख आर्टिजन 432 ट्रेनिंग सेंटर के माध्यम से उन्हें ट्रेनिंग देने का काम पूरा किया गया है। कारखानदार स्कीम के माध्यम से 26 यूनिट स्थापित की गई है और लक्ष्य रखा गया है कि इस वर्ष के अंत तक ये जो 26 यूनिट है इसे 50 कर दिया जाए। जम्मू कश्मीर के हस्तशिल्प की बहुमूल्य परंपरा को ग्लोबल मार्केट में जगह सुनिश्चित करने के लिए सॉफ्ट क्राफ्ट्स, कारपेट, पश्मीना, सोजनी, खातमबंद, वॉलनट वुडवर्किंग, पेपर मासी, कनी साल की GI टैगिंग हो गई है, जिससे एक्सपोर्ट की संभावनाओं के द्वार खुल गए हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन समाज के सभी वर्गों के सपनों को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। जिस स्वर्णिम युग का
की तस्वीर आप देखना चाहते हैं, हर एक नागरिक के जीवन में सार्थक बदलाव आए, ये हम सब ईमानदारी से कोशिश कर रहे हैं। एक एक व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव ही हमारा संकल्प है। मुझे उम्मीद है कि जिस समर्पित भाव से प्रशासन के हमारे सभी सहयोगी इस कार्य में जुटे हैं, हम इस लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेंगे। मैं अनंतनाग की आवाम को, चेयरमैन साहब को, सबको बहुत हृदय से धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि अभी जो श्री अमरनाथ यात्रा हुई, जिस तरह यहाँ की आवाम ने देश भर से आए भक्तों का, श्रद्धालुओं का स्वागत किया, जिस तरह से यात्रा में मदद की, मैं व्यक्तिगत रूप से और पूरे जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। यही जम्मू कश्मीर की परंपरा रही है, इस परंपरा को हमें आगे बढ़ाना है। और अंतिम बात मित्रों, अभी मुझे हिना जी ने जो आपके सामने कुछ भेंट दी है, उसमें हैंडकरचीफ रुमाल भी है। इन्होंने मुझे बताया कि रुमाल वहाँ बनती है जहाँ कभी मिलिटेंसी अफेक्टेड एरिया थी, वहाँ की बच्चियाँ बना रही। एक बात अपने जहन में सबको बैठाने की ज़रूरत है, शांति के बिना विकास कहीं नहीं हो सकता है। दुनिया के किसी इलाके में जहाँ अमन चैन नहीं है, शांति नहीं, विकास नहीं हुआ है। कुछ लोग जानबूझ करके हमारे युवाओं को, नौजवानों को अनावश्यक गुमराह करने की कोशिश करते हैं। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता, आइए प्रगति के रास्ते पर जम्मू कश्मीर को हम ले चलें। पूरे देश में जिस तरह का बदलाव हो रहा है, जम्मू कश्मीर के युवा भी, जम्मू कश्मीर के लोग भी उस बदलाव के भागीदार बने। मित्रों, कई स्टार्टअप में यहाँ के नौजवानों ने अद्भुत काम किया। हम परफॉर्मर श्रेणी में आ गए। क्या जरूरत थी बंदूक उठाने की? आइए इन क्षेत्रों में हम अपने बच्चों को, बच्चियों को आगे बढ़ावें। प्रतिभाएं बहुत हैं हमारे पास। जम्मू कश्मीर जैसी प्रतिभा मैं समझता हूँ देश के किसी हिस्से में नहीं। इस प्रतिभा का सही सदुपयोग हम करें, ये मैं आपसे निवेदन करूँगा। और अंत में दो पंक्तियाँ कह के मैं अपनी बात खत्म करूँगा। कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। पूछना है तो गजल वालों से पूछो जाकर, पूछना है तो गजल वालों से पूछो जाकर, कैसे हर बात सलीके से कही जाती है, कैसे हर बात सलीके से कही जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।